नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे जीके एनसीईआरटी बुक देख रहे थे, जिसके तहत हमने कल फिज़िक्स देखा था। देखिए इससे पहले मैंने जियोग्राफ़ी कंप्लीट करा दी है, चाहे वर्ल्ड हो या इंडियन हो। उसके बाद हिस्ट्री के तीनों पार्ट मैंने करा दिए हैं, ठीक? फिज़िक्स जो है करा ही दिया हूँ, उसके बाद फिर पॉलिटी भी मैंने करा दी है। तो ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों बुक एक नंबर की है। मतलब इतनी लाजवाब है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। सारी चीज़ें कम मतलब शॉर्ट में एकदम दी हुई है और बेहतरीन दिया है। कोई मतलब नौटंकी इसमें नहीं लिखी हुई है, ना बकवास लिखी है फर्जी की। मतलब पॉइंट टू पॉइंट है, डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन नज़र आएँगे। आप देखेंगे भी जब पेपर होगा तो मैं खुद ही दिखाऊँगा पीसीएस का इस बार, तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक? तो हम लोग देखते हैं आज बायोलॉजी, फिर कल हम देख लेंगे केमिस्ट्री दोस्तों। उसके बाद फिर केमिस्ट्री के बाद इसमें जो है कंप्यूटर है दोस्तों, तो कंप्यूटर हम देख लेंगे। उसके बाद देखिए कंप्यूटर उसी दिन डाल देंगे, मतलब पहले कंप्यूटर डाल देंगे क्योंकि कंप्यूटर 4-5 पेज है इसमें, तो वो हम देख लेंगे, जितना होगा 15, 20, 30 मिनट में, तो हम देख लेंगे। उसके बाद फिर जो है और भी चीज़ें जो बची हुई है देखेंगे, यानी 3-4 दिन में ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों आप लोग कहें तो आरडब्ल्यूए जो अंकित भाटी सर की बुक जो है आरआरबी एनटीपीसी की मैं करा दूँ, ठीक? और जो है एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सोच रहा हूँ करा दूँ और इधर जो है रेलवे का मतलब ये करा दूँ। तो आप लोग बता सकते हैं। उसके बाद जब ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इसके तहत जो है वो करा देंगे। और यूपी पीसीएस मतलब यूपी ट्रिपल एससी के अगर किसी के पास दोस्तों कोई पीडीएफ हो, जैसे कंप्यूटर है या और कुछ है, तो बता सकते हैं आप लोग। देखिए मैं कोशिश करूँगा अलग-अलग चीज़ें कराने की, बाकी आप लोग बता सकते हैं अपना, ठीक? तो हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों, जैसे लिखा है जीव विज्ञान की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ। एक क्वेश्चन तो यहीं से दोस्तों आ जाएगा और इतना इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकते। देखिए जैसे डर्मेटोलॉजी, देखिए डर्मेट मतलब त्वचा होता है दोस्तों, डर्मेटोलॉजी, ठीक? तो लॉजी मतलब अध्ययन करना, डर्मेट मतलब त्वचा, तो त्वचा का अध्ययन करना यानी त्वचा और इसका रोगों का अध्ययन करना। जैसे सर्पेंटोलॉजी, देखिए सर्प ऐसे ही लग रहा है सर्प, तो सर्पों का अध्ययन करना, ठीक? सर्पेंटोलॉजी। अगला दिया ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी, तो ये चिड़िया से संबंधित हो जाए, चिड़ियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला एंटोमोलॉजी, एंट मतलब चींटी होती है, वो कीट जैसा नहीं होता कीट, तो वो कीटों का अध्ययन हो जाएगा। मिरमेकोलॉजी, ये क्या है, चींटियों का अध्ययन हो जाए। मिरमिकोलॉजी, दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर बात करें, एंटोमोलॉजी ये कीटों का अध्ययन है, और लेकिन यहाँ पे आगे देखें मिरमेकोलॉजी ये चींटियों का अध्ययन है। याद रखेंगे 100% आप लोग। लिखा है इक्थियोलॉजी, ये मत्स्य की संरचना तथा कार्य की है दोस्तों, इक्थियो, ठीक? याद रखेंगे। देखिए ये 2 चीज़ें आज तक हमने नहीं देखी थी, इसी बुक में हमने देखी है। ये रियलिटी है दोस्तों, ना कहीं किसी ने पढ़ाया नहीं है और ना हमने देखा है, ये जबकि इसी बुक में दिया हुआ है। अगला दिया है कि वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन हो जाएगा वायरस से। अगला है पैथोलॉजी, रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन हो जाएगा। मायोलॉजी दोस्तों क्या होता है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन हो जाएगा। पैलियोबोटनी क्या होता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा। अगला दिया जूलॉजी, दोस्तों क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है, ठीक दोस्तों। इथोलॉजी क्या होता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करना, इथोलॉजी कहलाता है। बायोनोमिक्स क्या कहलाता है, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का जो हम अध्ययन करते हैं वो यही कहलाता है, बायोनोमिक्स कहलाता है। अगला है ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो मतलब हड्डी से संबंधित हो जाएगा, तो ऑस्टियोलॉजी जो हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन हो जाएगा। लिखा है लिथोट्रिप्सी, ये क्या है दोस्तों, एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। किसे तोड़कर, पथरी को। अगला दिया पैडोलॉजी, तो मृदा से निर्माण यानी मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है। अगला फिजियोलॉजी, दोस्तों यह क्या होता है, ये शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन हम इसमें करते हैं फिजियोलॉजी में। अगला सेरोलॉजी, सेरोलॉजी में होता है रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन होता है सेरोलॉजी। अगला न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी मतलब तंत्रिका तंत्र से संबंधित है दोस्तों। न्यूरॉन आप देखे होंगे, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स होती है, तो उसी से संबंधित है न्यूरोलॉजी, यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन होता है। ट्रोपोलॉजी ये पोषण विज्ञान हो जाता है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी, ये मानव जाति, देखे होंगे आप एंथ्रोपोलॉजी जो है सब्जेक्ट लेते हैं दोस्तों, कौन, जो आईएएस में मेंस वो लिखते हैं ऑप्शनल, बहुत सारे बच्चे लेते हैं एंथ्रोपोलॉजी, तो वही है मानव जात के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन उसमें वो करते हैं। अगला है एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन होता है। एग्रो एग्रो मतलब घास से संबंधित, एग्रीकल्चर थोड़ा मतलब लग जाएगा हल्का सा। अगला है आरोलॉजी, ये क्या हो जाएगा, पर्वतों का अध्ययन हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देख लेते हैं जीव विज्ञान के संबंध में जो शब्दावलियां हैं वो तो मतलब संपूर्ण थी शब्दावलियां, लेकिन ये जीव विज्ञान के संबंध में है केवल।
जैसे देखिए फ्लोरिकल्चर यानी सजावट के लिए काम आने वाले फूलों का अध्ययन करते हैं। जो फूल होते हैं ना, हम उनको अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर। देखिए पुष्प, फ्लावर, तो मतलब थोड़ा लग रहा है ना। सेरीकल्चर यानी साड़ी रेशम की हो जाएगी तो रेशम कीट पालन हो जाएगा। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन। ठीक दोस्तों, देखिए मजा आ रहा होगा, हम सोच के चलते हैं। और दूसरी चीज ये है दोस्तों कि बहुत ही लाजवाब है। अगर आप सारी चीजें जितनी मतलब पूरी पीडीएफ अगर एक दो बार देख लिए, दोबारा मुझे नहीं लगता पढ़। देखिए मैं हर चीज रिलेट भी किया हूँ, बहुत सारी चीजें आपको बताया हूँ, छोटी छोटी ट्रिक भी बहुत सारी बताया हूँ। जब आप देखेंगे दोस्तों तभी बेनिफिट होगा। देखिए मैं खुद यही पढ़ता हूँ, पीसीएस के सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ ये यहाँ आया वो यहाँ आया। तो बहुत सारे, जैसे ये वाली चीजें बता ना, मिलान करने के लिए पीसीएस में 2-3 बार आया है दोस्तों। आप बताइए, पीसीएस में आया है, पेट में भी आया है, लेखपाल में भी आया, लेखपाल में नहीं आया था इससे रिलेटेड। और जो है और अन्य एग्जाम में देखेंगे आप, वहां भी आपको नजर आएगा। कई जगह प्रैक्टिस सेट में आपको मिलेंगे ही ना। देखिए एपी कल्चर है, मधुमक्खी पालन है, वीटी कल्चर अंगूर की खेती है। उसके बाद टिश्यू कल्चर ये है, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन है। हॉर्टिकल्चर क्या है, तो फल सब्जी व उद्यान पादपों का संवर्धन है दोस्तों। सिल्वी कल्चर क्या है, वन्य वृक्षों तथा उनके पादपों का संवर्धन है। तो ये इतनी चीजें थी दोस्तों, इससे जितने भी चीजें बन सकती थी, देखिए यहाँ पे सारी चीजें लिखी हैं। इससे बाहर आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए विषाणु के बारे में देखते हैं, जिसे हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं दोस्तों। देखिए वायरस अति सूक्ष्म आकोशीय, देखिए वायरस अति सूक्ष्म है दोस्तों, आकोशिकीय और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है, जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। जीवित के अंदर जाएंगे तभी ये दोस्तों सजीव बन जाते हैं तुरंत। यानी अगर बाहर पड़े हैं किसी निर्जीव के संपर्क में तो निर्जीव ही रहेंगे, लेकिन जैसे किसी मनुष्य, जैसे हम हमारे संपर्क में आ गए मान लीजिए, तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएंगे, यानी सजीव हो जाएंगे। समझ में कि नहीं। तो निर्जीव और सजीव के बीच की एक कड़ी है दोस्तों वायरस। अब देखिए यहाँ पे लिखा, विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानो वास्किन ने 1892 ईस्वी में तंबाकू की पत्ती मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय की थी। यानी अब देख लीजिए, तंबाकू में जो मतलब मोज़ेक रोग होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है, वायरस के यानी विषाणु के कारण होता है। देखिए क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, कितनी बार पूछा है मोज़ेक रोग किससे संबंधित, तंबाकू की पत्ती से संबंधित। अगला, विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। सही बात है दोस्तों, इतने छोटे होते हैं कि हमने, वर्तमान में हमारे शरीर में भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते। देखिए कुछ तो हमारे लिए फायदा करते हैं, कुछ नुकसान भी करते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस, ये वायरस जो है, ये जीवा मतलब सॉरी वो तो बैक्टीरिया है। जैसे कुछ मतलब जो है, वायरस तो मुझे नहीं लगता दोस्तों जो है बेनिफिट करते हैं, वायरस नुकसान करते हैं। बैक्टीरिया के, मुझे बैक्टीरिया याद आ रहा था। बैक्टीरिया दोस्तों कुछ जो है फायदा करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक, विषाणु तो फायदा बहुत ही कम करते होंगे, वायरस कुछ करते होंगे अलग बात है, मुझे जहां तक नहीं पता है। लेकिन ये है कि वायरस जो दोस्तों फायदा नहीं करते हैं। देखिए हम बात करें तो विषाणुओं से पौधे में होने वाले रोग देख लेते हैं। तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होता है, आलू में भी मोजेक रोग होता है, पत्तियां झुलस जाती हैं। लिखा है बंकी टॉप ऑफ द बनाना, केला की पत्तियों में। देखिए बंकी कहो या बंची कहो इसे, ठीक, बंची टॉप दी ऑफ दी बनाना। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको याद करा दूं ये वाला, देखिए इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, मुझे याद है। देखिए ये वायरस से होता है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए कि हम ये मान लीजिए बेंच है, मैंने अभी ना बंची टॉप यानी बेंच, तो बेंच के टॉप पे हम देखते हैं साउथ में केला का पत्ता रखते हैं पूरा, और उसी पे खाना खाते हैं वो लोग। तो बंची टॉप यानी बेंच ऑफ द टॉप बनाना यानी केले का पत्ता, तो केले के पत्ते में ही ये रोग होता है। ठीक दोस्तों, बाकी ये तो आलू में मोजेक वगैरह पता है। देखियो जीवाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग देखते कितने होते हैं दोस्तों। इसकी ट्रिक जो है क्या है, रचना हमें पानी दो जरा, रचना कहती है लोग विष पियो। कुमार गुरु सर की ट्रिक होगी, आप लोग जानते भी होंगे, उसमें मैं क्या ही बताऊं। देखिए अगर हम देखें तो चेचक हो जाएगा, उसके बाद पीत ज्वर है जो अरबो वायरस है, पोलियो होता है निस्पंदी वायरस से, खसरा मोरबेली वायरस से होता है, गलसुआ मम्प्स वायरस से होता है। याद रखेंगे कि किससे होता है, इसमें ये याद रखिए पोलियो, चेचक दोस्तों। अगर हम बात करें जैसे रेबीज, हाइड्रोफोबिया, इसमें पानी से डर लगता है, ये भी वायरस के कारण होता है। मस्तिष्क शोथ होता है, हर्पीज होता है, हर्पीज वायरस से। इन्फ्लुएंजा होता है आर्थोमिक्सो वायरस से दोस्तों। ट्रेकोमा होता है, डेंगू ये वायरस से ही होता है। एड्स वायरस से होता है, एचआईवी वायरस। ठीक, समझ में आया कि नहीं। तो इतनी चीजें। अब हम कवक के बारे में देखते हैं दोस्तों। कवक हरित हरित लवक सहित संवहन ऊतक रहित थाइलोफाइटा है। क्या है, थाइलोफाइटा है। पर्णहरित यानी इसकी पत्तियां नहीं रहती, पर्णहरित विहीन होने के कारण
कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इसकी कोशिका भित्र काइटिन के बने हैं। देखिए 2 चीज़ पूछता है कि जो कवक होते हैं अपना तो भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो इनका भोजन जो है किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में रहता है इनके पास, और इनकी जो भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। का से कवक, का से काइटिन। ये याद रखिएगा 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये किस समूह में आता है? तो थैलोफाइटा। 3 चीज़ें अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। कवक से होने वाले रोग। देखिए जंतुओं में इधर लिखा है, पौधों में इधर लिखा। जंतुओं में देख लेते हैं। देखिए फेफड़े का रोग है एस्परजिलोसिस। का क्या है? एस्परजिलोसिस हो जाएगा। दाद जो है कवक से होता है। मेनिनजाइटिस जो होता है, मेनिनजाइटिस, ये मस्तिष्क का रोग है दोस्तों, ये भी होता है। हेप्टाजमोसिस होता है। ओनिकोमाइकोसिस होता है। दमा होता है दोस्तों, गंजापन भी होता है, खाज भी होता है। दाद, खाज, खुजली, एकौकता, ये सब किससे होते हैं? कवक से होता है। ठीक। अब पौधों में दोस्तों कौन कौन से रोग होते हैं? पौधों में बहुत सारे होते हैं। देखिए सरसों का सफेद कीट रोग होता है। मूंगफली का टिक्का, मूंगफली को जो हम तोड़ते हैं तो टिक टिक बोलता है, यानी मूंगफली का टिक्का कवक के कारण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आलू का उत्तर भाग अंगमारी रोग। गन्ने का लाल सड़न कवक के कारण होता है। आलू का अंगमारी रोग होता है। सेब के फल का सड़ना भी इसी के कारण होता है, कवक के कारण। गेहूं का लाल रस्ट हो जाता है इसी के कारण। बाजरे का अरगट रोग होता है। गेहूं में ढीला स्मट होता है। अंगूर का पाउडर मिल्ड्यू, और राई का इरगॉट रोग होता है। तो इसमें कुछ चीजें याद रखिए, जैसे गेहूं है, आलू है, गन्ना है दोस्तों, मूंगफली है, सरसों है। अगर इनके पता है तो सही है, सारे याद करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक। अब हम देखते हैं जीवाणु के बारे में। बैक्टीरिया दोस्तों, ये क्या होते हैं? जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोषीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है दोस्तों, दोनों अलग हैं। ठीक। अगर हम बात करें लाभदायक जीवाणु, जैसे मैंने बताया ना कुछ जीवाणु जो है लाभदायक भी होते हैं, जैसे देखिए ये इतने लाभदायक हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। राइजोबियम जैसे दोस्तों है, ये भूमि की उर्वरता की वृद्धि दलहनी फसलों के गांठों में पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी गांठों में ये रहता है दोस्तों, और ये डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके तब ये कंज्यूम करता है दोस्तों। समझ में आएगा नहीं? इसीलिए दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन इसीलिए होता है, इसी के कारण दोस्तों। अगर हम बात करें लैक्टोबैसिलस, ये दूध से दही बनाने में कारगर। अगर ये दूध मतलब लैक्टोबैसिलस दूध में नहीं होगा दोस्तों तो कभी भी दही बन ही नहीं सकता। देखिए कभी हमारे घर में देखिए एक चीज आप, कि दूध अगर रखा है तो वो गर्म करेंगे और कहेंगे इसमें थोड़ा दही मिला दो, रख दो, सुबह तक जो है दही बन जाएगा। कहते हैं ना हल्का सा दही या नींबू वगैरह वगैरह। दोस्तों क्या होता है पता है? ये जैसे दूध है मान लीजिए, ठीक, अभी इसमें जो है बैक्टीरिया नाम मात्र के हैं, बैक्टीरिया है ही नहीं, समझिए बात को। और जो हमारा दही है वो खट्टा पहले से है। दही जितना ज्यादा खट्टा होगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उतने अधिक संख्या में उस दही में होंगे। दही कम खट्टा है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु कम है। दही जैसे फ्रिज में हम क्यों रखते हैं? ताकि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो कम मात्रा में पनपे। समझे कि नहीं? तो जैसे ही जितना अधिक जो है दूध दही खट्टा होगा हमारा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु उतने अधिक होंगे। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे लैक्टोबैसिलस जीवाणु मान लीजिए छोटे से दही में है, 2 चम्मच 4 चम्मच में, तो वो जैसे आएंगे इनके संपर्क में तो वो क्या होंगे, अपनी संख्या बहुत तेजी से बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो बढ़ाना शुरू कर धीरे धीरे पूरा जो है ये भी दही में कन्वर्ट हो जाएगा सुबह तक। समझे कि नहीं? तो दही जब बनेगा तो वहाँ लैक्टोबैसिलस की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होगी। अगर खट्टा खूब दही है तो खूब लैक्टोबैसिलस है, और अगर जो है कम खट्टा है तो जो है लैक्टोबैसिलस की संख्या कम है। समझा कि नहीं? आगे अगर हम बात करें तो एसिटिबैक्टर एसिटी सिरका के निर्माण में दोस्तों काम आता है। माइकोकोकस कोंडी लाइस जो है चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए, ये पूछा गया है दोस्तों। चाय की पत्तियों की जो क्यूरिंग के लिए है तो वो किसके लिए जीवाणु कौन सा है? तो माइकोकोकस कोंडी लैस है। अगला हानिकारक जीवाणु जिससे कौन से दोस्तों लिखा है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, भोजन को विषाक्त बनाते हैं। जो जैसे भोजन रख दीजिए आप देखे होंगे गर्मी में सड़ जाता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मतलब वो मारने लगता है, बास उसमें से आने लगती है, तो वो हानिकारक है। देखिए जीवाणु से पौधों में होने वाले रोग, जैसे सेब में अग्निनीरजा होता है, चावल का अंगमारी होता है, आलू में सैथिल रोग होता है, नींबू में कैंकर रोग होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गेहूं में टुंडू रोग होता है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। अगला है फरों में क्राउन गोल रोग होता है। तो ये सब याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए किसी भी कीमत पे आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं। अगला है कि जीवाणुओं से पशुओं में होने वाला रोग, जैसे भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है, जानवरों का काला पैर हो जाता है इसमें। अगर हम बात करें दोस्तों तो भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होगा, जानवरों का काला पैर रोग हो जाएगा इसमें। जीवाणुओं द्वारा मानवों में होने वाला रोग की अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे ये जीवाणु ये रोग है, देखिए
इसमें क्या होता है, जैसे ये देखिए टिटेनस हो जाएगी, बिल्कुल ईजी है, कोई ऐसा नहीं कि देखिए लिखा है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी मतलब टिटेनी, तो टिटेनस 2 हो जाएगा, बिल्कुल वो है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस तो तपेदिक हो जाएगा, ये तो याद ही नहीं करना की जरूरत है ना। हेमोफिस पर्टुसिस, पर्टुसिस मतलब काली खांसी, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे देखिए कलवेरी यानी कालरा हैजा हो जाएगा खटाक से, उसके बाद डिप्थीरिया यानी डिप्थीरिया हो जाएगा, पेस्टिस प्लेग हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे कि ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है टाइफाइड, ये इधर वाले तो आराम से आप कर ले जाएंगे, लेकिन जब आपको ये पता होगा तभी तो काम होगा। तो ये पता होना चाहिए कि टिटनेस, काली खांसी, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड, कोढ़ या कुष्ठ, ये सब किससे होते हैं दोस्तों? ये सब बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक, जीवाणु से होते हैं। आगे हम बात करें साइनोबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल की बात करें। नीलहरी शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीव धारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग में ट्राइकोडिस्थियम एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण भी दिखाई पड़ता है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें लाइकेन की बात करें, तो लाइकेन थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक और शैवालों का परस्पर सहजीवी जो है जैसा संबंध होता है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतिक होते हैं, जहां पर प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। दोस्तों इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगर लाइकेन है जहाँ पे तो यानी प्रदूषण नहीं है वहां पे, लाइकेन नहीं है जहाँ पे तो प्रदूषण भरपूर मात्रा में है। अगला दिए पेड़ों की छड़ों में उगने वाले लाइकोन को कार्टोकोल्स यानी कार्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों में उगने वाले लाइकोन्स को क्या कहते हैं? सेक्सीकोल्स, ठीक, तो कोर्टिकोल्स, सेक्सीकोल्स, तो ये दोनों याद रखेंगे आप। ये पेड़ों की छाल में उगने वाले लाइकेन हो जाएंगे, ये खाली चट्टानों में उगने वाले, ठीक दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ और चीजें। एक बीज पत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे। आप कहेंगे अच्छा ये बताइए सब ये यही सब दिया है क्या, इसमें मानव के बारे में नहीं, आगे दिया है दोस्तों, पूरी कंप्लीट जो बायोलॉजी का मतलब क्या है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी ना। लेकिन वो बनाने वाले ने कैसे बनाया है दोस्तों, वो वही समझ सकते हैं बुक। लेकिन ये है कि हम अभी आगे पढ़ेंगे सारी चीजें तो डिस्कस करेंगे। और देखिए एक बीज पत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे देखते हैं। जैसे ग्रेमनी कुल का है दोस्तों, देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं? ज्वार है, जौ है, बाजरा है, ज्वार, जौ, बाजरा, मक्का, गन्ना, चावल, गेहूं, जई, ये सब आ जाए। लिलिएसी कुल के दोस्तों देखते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, सतावर, ये दोस्तों लेखपाल वगैरह के लिए, यूपी त्रिपुरा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। लहसुन प्याज तो याद ही कर लीजिए, सतावर भी कर सकते हैं, लिलिएसी। लिखा है म्यूजेसी तो ये केला आ जाएगा। पालमी तो ये खजूर है, नारियल है, सुपारी है, ताड़ है, ये सब पालमी कुल के हैं दोस्तों, ठीक। पाम आप सुने हैं कि नहीं? पाम तो ताड़ का वृक्ष होता है, लंबा वो भी होता है, नारियल भी लंबा होता है, खजूर भी लंबा होता है, सुपारी का पेड़ भी लंबा होता होगा, मतलब ऐसे अंदाजा बता रहा हूँ, मैंने देखा नहीं दोस्तों। अगला द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे देख लेते हैं। जैसे कुकुरबिटेसी दोस्तों, ये कद्दू है, खरबूजा है, तरबूज है, परवल है, ये सब कुकुरबिटेसी कुल के हैं दोस्तों। मिर्टेसी तो जैसे मेहंदी, अमरूद, यूकेलिप्टिस, जामुन, ये सब मिर्टेसी कुल के पौधे हैं। रोजेसी कुल के कौन कौन से हैं? रसभरी है, सेब है, गुलाब है, नाशपाती है। अम्बेली फेरी कौन कौन से हैं? तो धनिया, जीरा, लौंग, सौंफ, गाजर, ये सब अम्बेली फेरी के कुल के हैं दोस्तों। अगर हम बात करें सोलेनेसी के, तो जैसे आलू है, तंबाकू, आलू, बैंगन, टमाटर, लाल मिर्च, धतूरा, ये सब सोलेनेसी कुल के हैं। गेंदा की बात करें, गुलदाउद है, सूरजमुखी है, सलाद है, जीनिया है, गेंदा है, ये सब इसके हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें कोसी फेरी कुल के, तो ये कौन से हैं? जैसे फूल गोभी है, मूली है, सलजम है, सरसों है। रूटेसी जैसे नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है। मालवेसी कुल के कौन है? कपास है, भिंडी है, गुड़हल है। दोस्तों सब नहीं याद करना, लेकिन हम ये नहीं कह सकते इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, एग्जाम में आते हैं। जैसे ग्रेमनी तो याद ही हो आपको, लिलिएसी भी याद कर लीजिए, दो ये याद होने चाहिए। और कुकुरबिटेसी याद कर सकते हैं, कर लीजिए, एक दो आप अपने मन से, जैसे सोलेनेसी ये वाला याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। तो तीन चार आपको पता होने चाहिए, सारे पता हो चाहे न, मालवेसी भी याद कर लीजिए, समझे कि नहीं? तो इतनी चीजें अगर पता है तो ज्यादा बेटर होगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और भी चीजें दी हैं, जैसे पादप हार्मोन, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं। इसे जो है फाइटो हार्मोन भी कहते हैं दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें पादप में कौन कौन से हार्मोन, जैसे ऑक्सिन हार्मोन भी होता है पादप में, जिबरेलिन्स हार्मोन से होता है, ये जटिल कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। साइटोकाइनिन है, क्षारीय प्रकृति का हार्मोन है। एबिस्सिस ये क्या होता है? ये वृद्धि रोग देता है। एबिस्सिक हार्मोन क्या है? ये वृद्धि रोग देता है। एथिलीन क्या है? गैसीय रूप में पाया जाता है,
जो पौधे मतलब जो फल होता है ना पकाने में सहायता करता है। उसके बाद है फ्लोरोरीजेंस जो है फूल खिलाने वाला हार्मोन्स है फ्लोरोरीजेंस। तो ये दो याद रखिए, ये वाला याद करना, ये और ये 3 याद कर लीजिए, ठीक। अगला दिया पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग फोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नींबू की लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी के कारण होता है, याद कर लीजिएगा। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से, देखिए मस मटर मटर कितना छोटा सा होता है ना, मार्स जो अगर हम दूर से देखें मार्स यानी मंगल ग्रह को भी देखेंगे तो छोटा सा होगा। तो मार्स किसके कारण मार्स जो है रोग होता है मैग्नीज की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से, आप देखे होंगे धान में कभी कभी जिंक डालते हैं, पापा लोग मतलब जो है डालते रहते हैं वहां नाली के पास बैठकर पानी में। ऐसे हम तो छोटे थे तो बहुत पड़ता था, अब तो मान लो खेती नहीं जाता है बहुत दिन से। तो ये चीज़ पहले हम भी बहुत करते थे दोस्तों, बहुत मेहनत हुई है खेती में। लेकिन मतलब वो है ना कि ये सारी चीज़ें वहीं से अगर आप थोड़ा-थोड़ा ध्यान देंगे होंगे तो आराम से आ जाएगा। जैसे फूल गोभी का कौन-सा है, व्हिटिल रोग है मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियों की हरिमहीनता रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोब्लेडियम की कमी से होता है। नींबू का डाइक बैक रोग कॉपर की कमी से होता है, ठीक दोस्तों। अगला है कि आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। देखिए आम जो है दोस्तों सस्ता हो जाता, सस्ता से क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह याद करेंगे तब याद कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों जैसे चुकता नहीं दर हर रात, तो हर रात रोग हो जाएगा। बोरोन यानी हमने उधार ले लिया है, बोरो कर लिया है, तो बोरोन की कमी से। आंवले में निक्रोसिस रोग हो जाता है, किसकी कमी से, बोरोन की कमी से ही हो जाता है दोस्तों, ठीक। उधार हमने आंवला भी ले लिया है। अगर हम बात करें आलू का ब्लैक हेड रोग, तो ये तो सबको लगभग पता हो, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है दोस्तों। सलजम में वाटर कोट रोग यानी मैग्नीज की कमी से होता है। तो इतनी चीजें याद रखेंगे, ये सारी इंपॉर्टेंट है, एक भी ऐसी चीज नहीं इसमें जो इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, एग्जाम में आ सकती है। वर्ग की देखते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें संघ प्रोटोजोआ की बात करें, तो इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न व पोलिकिल द्वारा ढका होता है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, एंटामीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं दोस्तों। अगर हम आगे बात करें पोरीफेरा, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतया चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं, पोरीफेरा। इनकी आकृति नियमित बेलनाकार, अंडाकार या शाखानुमा होती है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें, इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं दोस्तों। अगर इस श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो साइकन आता है, हाइनोलेमा आता है, यूस्पांजिया आता है, स्पंजिया आता है, उसके बाद यूप लेक्टेला आदि जंतु आते हैं दोस्तों। अगला है संघ आर्थ्रोपोडा, तो इस संघ के जंतु जल, थल, वायु तीनों जगह में पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत कौन आते हैं, मक्खी, केकड़ा, मकड़ियाँ, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, निम्फान आदि आते हैं दोस्तों। अगला दिया है संघ मोलस्का की बात करें, तो इस संघ में अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल में भी पाए जाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आते हैं नोटिलस, ऑक्टोपस, डोरिस, उसके बाद है डेंटेलियम, काइटन, पाइला, हेलिक्स, सीपिया आदि जीव आते हैं। संघ एकाइनोडर्मेटा, ये दोस्तों सभी संघ के जीव, इसमें सभी जंतु जो होते हैं समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत जैसे तारा मछली है दोस्तों, पूछ लेता किस समूह में आता है, किस संघ में। ब्रिस्टल स्टार है, देखिए ये सब मछली हैं दोस्तों, तारा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री अर्चिन, समुद्री खीरा, ठीक, कुकुमेरिया, थायोन आदि पाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। अगर हम बात करें संघ कार्डेटा, तो इस संघ में शार्क है, टारपीडो है, रोहू मछली भी है, कतला है दोस्तों, सिंघी है, उसके बाद मांगुर है, गरई है, इनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉग फिश या टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है, पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। उभयचर वर्ग में, इस वर्ग में मेढक आता है, सैलामेंडर आता है, प्रोटिस्ट आता है, साइरेन आता है। सही सर्व वर्ग में जैसे हम लोग आते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए इस वर्ग में जो है कच्छप और कछुआ, गौ, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। बगरेस का साधारण नाम क्या है, करैत है, तथा नाजा का साधारण नाम क्या है, कोबरा है। अब दोस्तों हमारा जो आप लोग चाह रहे हैं, जैसे विटामिन है, पाचन तंत्र है ना, अब हमारी कहानी यहाँ से बदल जाएगी, क्योंकि अब हम लोग ऊपर देख चुके हैं, वहां से भी क्वेश्चन बनते थे, ऐसा नहीं बनते थे। अब हम देखते हैं विटामिन। देखिए विटामिन एवं पोषण देखते हैं। वर्ष 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक जो है फंक ने पहली बार विटामिन शब्द
प्रयोग किया। अगर हम बात करें विटामिन को 2 भागों में बाँट सकते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं, जैसे डब्ल्यूबीसी दोस्तों। एक तो गई भैंस पानी में गौरव सर से सुने होंगे, तो वो तो चलो ठीक है। एक डब्ल्यूबीसी मैं और बता दे रहा हूँ, डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर, बी से बी और सी हो जाएगा जल में घुलनशील। ये जो होता है वसा में घुलनशील, कीड़ा को अगर हम वसा में डालें तो वो मरेगा नहीं दोस्तों, तो ए हो जाएगा DEK, ठीक। तो ये यहाँ पे हो जाएगा वसा में घुलनशील हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनके, ये एक नंबर पक्का है दोस्तों, समझ लीजिए आप कोई भी एग्जाम दें, मतलब ऐसा है ही नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन ना बने। तो विटामिन ए रेटिनॉल है दोस्तों, इसमें किसमें होता है, गाजर, सब्जी, दूध, अंडा, मक्खन, यकृत, मछली का तेल, ये सब। इससे रोग जो होता है जेरोप्थेल्मिया होता है, और जो है रतौंधी। इसमें आंखों का पानी जो है मतलब सूख जाता है दोस्तों जेरोप्थेल्मिया में, और रतौंधी हो जाती है, यानी दिखाई कम देता है रात में। विटामिन बी वन की बात करें तो थायमीन होता है दोस्तों, सोयाबीन, अनाज, दूध, फलियां खाया जा सकता है, बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन बी टू राइबोफ्लोविन, यानी हम 2 एकड़ क्या बो दिए, राई बो दिए, ठीक। मतलब बी1 यानी बॉक्स था जमीन में, यानी थायमीन। तो इस तरह मैंने याद करा था। अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जी दोस्तों। क्लोसिस, मतलब इसके कारण कौन सा रोग होता है, क्लोसिस होता है, त्वचा के फट जाती है, फटना पूछा गया एग्जाम में। आंखों का लाल होना, राइबोफ्लोविन हो जाएगा। बी3 की बात करें तो निकोटिनिक अम्ल हो जाएगा, अथवा इसे नियासिन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो चर्म रोग, पेलाग्रा होता है, या 4D सिंड्रोम हो जाएगा। ये याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये दोस्तों इतना नहीं पूछता, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। विटामिन बी5 देखिए, 5 पेंटोथेनिक, ये तो बिल्कुल वैसे है, सफेद बाल सफेद हो जाएंगे, वृद्धि रुक जाएगी दोस्तों। बी6 क्या होता है, पायरोडॉक्सिन हो जाएगा, एनीमिया, चर्म रोग, इससे हो जाएगा। इसमें क्या, अनाज, मांस, ईस्ट, दूध, ये सब खाना है। विटामिन बी7 की बात करें तो बायोटीन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, बालों का झड़ना, लकवा आ जाता है दोस्तों। ये सब अगर हम देखें तो सबके अंदर कुछ ना कुछ विटामिन कमी नजर आने लगेगी ना। विटामिन बी9 क्या है, तो फोलिक अम्ल है, हरी सब्जी है, फलिया है, ईस्ट है, मांस है, अंडे हैं, ये खा सकते हैं। कुंठित वृद्धि होती है, रक्त छीड़ता होती है दोस्तों। विटामिन बी12 साइनोकोबालमीन होता है, इसमें दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है। विटामिन बी सॉरी दोस्तों, विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल होगा दोस्तों। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आंवला, नींबू, मतलब खट्टे पदार्थों में फायदा करता है, विटामिन सी पाया जाता है। आंवला, नींबू, टमाटर, खट्टे फल, ये सब पाए जाते हैं। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, ठीक दोस्तों। विटामिन डी की बात करें, कैल्सीफेरोल, मछली का तेल है, मक्खन है, अंडा है, सूर्य का प्रकाश है। ऑस्टियोमलेशिया होता है, सूखा रोग, रिकेट्स होता है, ठीक, बच्चों में। तो ये याद रखेंगे आप दोस्तों, ज्यादा बेटर होगा। और याद करने की कोई जरूरत नहीं, जैसे कैल्शियम है, देखिए कैल्सीफेरोल कैल्शियम, सबसे ज्यादा कैल्शियम सूर्य के प्रकाश में पड़ता है, ये देखिए मिलेगा, ठीक है, मिल गया। अब देखिए कैल्शियम ही हड्डियों में पाया जाता है, तो ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स रोग क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, सूखा रोग जिसे कहते हैं, तो ये वहां हो जाएगा, ठीक। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है, सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूं, तेल आदि मिलता है, जिसे जननांग एवं पेशियों की कमजोर जनन क्षमता की कमी होती है इसमें। विटामिन के क्या होता है, नेप्थोक्विनोन जो होता है, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, अंडा, तो रक्त का थक्का न जमना दोस्तों। आगे अगर हम बात करें पाचन तंत्र, तो विभिन्न भौतिक व रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना या पाचन कहलाता है दोस्तों, ठीक। तो ये याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए पाचन तंत्र की अगर हम बात करें, आहार नाल, देखिए यहाँ आहार नाल में क्या है, मुख गुहा है। तो ये कौन है, जिसे हम देखिए यहाँ अगर हम बात करें आहार नाल में दोस्तों, बात को समझिएगा कि हम कैसे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे हम यहाँ चलेंगे, पाचन ग्रंथि हम बाद में देखेंगे। इधर इधर देखिए पहले, देखिए मुख गुहा में क्या होती है, तो लार होता है, यहाँ से कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो चाहे लारी एमाइलेज के लिए टाइलिन एंजाइम निकलते हैं। उसके बाद ग्रासनली आती है, भोजन को आमाशय तक ले जाती है दोस्तों, गले में, फूड पाइप जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आमाशय हमारा पेट आता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, प्रोटीन का वहीं पाचन होता है, पेप्सिन एंजाइम भी वहीं पे हमें मिलता है। उसके बाद आंत में दोस्तों सबसे ज्यादा पाचन होता है, यहाँ वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, मुख से, आमाशय। आप देखेंगे प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है दोस्तों, शुरू होता है आमाशय से, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो यहाँ हो जाता है, ठीक। और लास्ट में क्या होता है, बड़ी आंत क्या करता है, जल का अवशोषण कर लेती है। तो ये हो गया हमारा ये कुछ चीजें, अभी हम इसके डिटेल पढ़ेंगे। संबंधित पाचन ग्रंथियां कौन होती है, लार ग्रंथियां होती है दोस्तों, 3 जोड़ी होती है, यानी टोटल 6 होती हैं। ये क्या होता है, टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन कहाँ होता है, तो मुंह से शुरू हो जाता है, यानी हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा। और लाइसोजाइम क्या करता है, जो हम जीवाणु हम खा लिए हैं, मान लीजिए एक आध दो चले गए हैं, तो वो सब मार देता है लाइसोजाइम। अगर हम बात करें यकृत दोस्तों, यकृत भी हमारी ग्रंथि है। ये क्या होता है दोस्तों, ये पित्त का उत्पादन करती है, इसीलिए गाल ब्लडर जिसके नहीं रहता है, अगर वो वसा युक्त खाना खाता है,
ज़्यादा पूड़ी कचौड़ी ये सब खा लेगा तो दोस्तों देखो उसे बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम या और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जलन होती है वगैरह-वगैरह, क्योंकि वो पित्त का निर्माण जो हुआ है वो पित्ताशय में इकट्ठा ही नहीं, पित्ताशय ही है जो वहाँ से जो है बाइल जूस भेज के उसको मतलब तोड़ता था, वसा का मतलब इमल्सिफिकेशन करता था, यानी उसे तोड़ देता था छोटे-छोटे में, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा वसायुक्त खाना नहीं खाना चाहिए, जिससे मतलब गॉल ब्लैडर में मतलब पित्ताशय में पित्त की जिसे थैली हुई होगी वो निकाल दिए होंगे, तो इसीलिए दोस्तों, समझ में है कि नहीं? देखिए पित्त का उत्पादन होता है, इसमें होता है ग्लाइकोजेनेसिस होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। हम बात करें पित्ताशय, देखिए वसा का एमल्सिफिकेशन करता है यानी एमल्सीकरण करता है दोस्तों, वसा का भंडारण भी यही करता है। अगर हम बात करें पित्त का, तो पित्त का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, लिपिड्स के पाचन व अवशोषण में सहायक होता है। उसके बाद अग्न्याशय आ जाएगी पेट के बगल, वो है क्या होता है दोस्तों? अग्न्याशयी रस का संश्लेषण करता है, इंसुलिन, ग्लाइकेगॉन, उसके बाद सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण करता है। तो ये याद रखेंगे इतनी चीज़ें दोस्तों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख एंजाइम दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ देखिए सुक्रोज या सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज क्या करता है? यह एमल्सीकृत वसाओं को ग्लिसरीन व फैटी एसिड में परिवर्तित कर देता है। लैक्टेज, लैक्ट मतलब दूध होता है दोस्तों, लैक्टोज ये ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में बदल देता है। इलेप्सिन क्या करता है? यह शेष प्रोटीन को पेप्टोज और इम्यूनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। कंकाल तंत्र के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अक्षीय कंकाल तंत्र, उपांगीय कंकाल तंत्र होता है। कंकाल तंत्र के अगर हम देख लेते हैं अन्य तत्व दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। पहले विभाजन देख लेते हैं दोस्तों कंकाल तंत्र के। एक सेकंड, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मानव के शरीर में कुल हड्डियां कितनी हो जाएंगी? इनकी संख्या 206 हो जाएंगी। बाल अवस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी थी? 208 थी। रीढ़ की हड्डियों की कुल संख्या कितनी थी? 26 थी दोस्तों। सिर की कुल हड्डियां कितनी थी? तो 29 थी। याद रखेंगे दोस्तों, रीढ़ में 26 है, सिर में 29 है, कपाल में 8 है और फेसियल यानी चेहरे पे कितनी है? 14 है। पसलियाँ कितनी हैं? 12 जोड़ी हैं यानी 24 है और कान में कितनी हैं? तो 6 हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है, पेशियों को जुड़ने पर आधार प्रदान करता है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करते हैं अस्थि मज्जा में जो होता है। उसके बाद है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं, जैसे हृदय है, ये सब कोमल अंग है, इनकी सुरक्षा करता है। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो है हड्डी है फीमर यानी जांघ की, सबसे छोटी है स्टेपीज कान की, मांसपेशी एवं अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं? टंडन कहते हैं। अस्थि की जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करें। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। इन अंगों में सबसे महत्वपूर्ण अंग है फेफड़ा यानी फुफ्फुस होता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है दोस्तों। अब देखते हैं आगे हम दोस्तों, अगर बात करें मनुष्य के श्वसन तंत्र के अंग की बात करें, देखिए स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है? ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, मुख्य कार्य ध्वनि का उत्पादन करना है, खांसने निगलने स्वच्छता तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने में सहायक होता है दोस्तों। नसिका क्या होता है? मुख्य द्वार से ठीक ऊपर स्थित होता है। फेफड़ा की बात करें, स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा संरचना होती है, एक जोड़ी होता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों, दायां वाला। प्रत्येक फेफड़े में लगभग 15 देख लीजिए दोस्तों 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं। कितने? 15 करोड़। उसके बाद फ्लोरल मेम्ब्रेन जो है फेफड़े की सुरक्षा करता है। एग्जाम में पूछा है फ्लोरल मेम्ब्रेन जो है क्या करता है? तो फेफड़ों की सुरक्षा करता है। उत्सर्जन तंत्र की अगर हम बात करें तो शरीर कोशिकाओं से वर्ज्य या विषाक्त पदार्थों से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं वो शरीर के द्वारा बाहर आते हैं। जैसे देखिए इसमें कौन-कौन से सहायक होते हैं वो देख लीजिए। देखिए मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र जैसे किडनी, किडनी से क्या-क्या बाहर आता है? रक्त में हाइड्रोजन आयन सांद्रता का नियंत्रण करता है, शर्करा, एमिनो अम्ल आदि का निष्कासन करना, अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर करना दोस्तों, दवाई, विष आदि प्रयोजन शरीर में नहीं होता है, उन्हें बाहर निकालना किसका काम होता है? किडनी का काम होता है, वृक्क होता है। आंत क्या करता है दोस्तों? अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकालता है आंत दोस्तों। अगर हम बात करें फेफड़ा, तो 2 प्रकार से गैसीय पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज और कुछ मसालों का उत्सर्जन करता है। जली लिखा उपस्थित तैलीय त्वचा क्या करता है? तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम और पसीने का स्राव करती हैं दोस्तों। यकृत क्या करता है? लीवर हमारा आवश्यकता से अधिक एमिनो अम्ल या रुधिर के अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर उत्सर्जन भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उन्हें रक्त प्रवाह में अलग करना और एल्कोहल का निराविशन करना। तो इतनी चीजें हैं, आप देख सकते हैं उत्सर्जन में कौन-कौन से हमारे वृक्क है, आंत है, फेफड़ा है, त्वचा है, यकृत है। आपको मैक्सिमम चीजें तो पता ही होंगी दोस्तों, लेकिन हाँ, रिवीजन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर। अब तंत्रिका तंत्र के बारे में देखते हैं।
तंत्रिका तंत्र, इनका कार्य क्या होता है दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। कार्य होता है सोचने, समझने तथा किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य जो है करता है दोस्तों। कौन? तो तंत्रिका तंत्र करता है। अगर हम बात करें दोस्तों मेरुरज्ज की, तो कार्य कौन होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे तंत्रिका तंत्र, तो ये मस्तिष्क होता है हमारा, तो जैसे अग्र मस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो अगर देखिए बात करें प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम की, तो अंतर संवेदी, सहभागिता, स्मरण, संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। हाइपोथैलेमस जैसे भूख है, प्यास है, प्यार है, घृणा है, प्रतृप्त है तथा ताप को नियंत्रित करता है। थैलेमस क्या करता है? सूचना प्रसारण केंद्र है दोस्तों ये। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रित करने का केंद्र है दोस्तों। पश्चिम मस्तिष्क क्या है? पोन्स है, सेरिब्रम है, और उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा है। देखिए पोन्स क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है, और सेरिबेलम क्या करता है? अनुमस्तिष्क समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण करता है। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लांगेटा दोस्तों, तो ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, ठीक। रक्तचाप यानी जो बीपी का नियंत्रण करता है, श्वास की गति को नियंत्रित करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है शरीर का यह भाग। खांसना, छींकना, उल्टी पर नियंत्रण करता है, और पाचक रसों का स्राव करता है। ठीक दोस्तों, अब हम देख लेते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए मनुष्य एवं जंतुओं, कशेरुकी एवं कुछ अकशेरुकी में शरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें परिसंचरण तंत्र, कार्य कौन होते हैं? फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं में ऊतकों तक ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जी अंग का परिवहन होता है। हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि लक्षित अंगों का ग्लूकोज का परिवहन करता है। वसीय अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों में परिवहन करता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें अवयव की, तो देखिए हृदय, अगर हृदय की बात करें दोस्तों, तो हृदय क्या संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है दोस्तों। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, सपना आज हमें इसी का आया था दोस्तों। हम देखें जैसे मान लीजिए एक ब्लड है, ठीक, मतलब ये हमने देखा कि ये दिल, अब ये दिल क्या करता है, यहाँ पे दोस्तों जो है ब्लड जाता है नीचे से, ठीक, अब इसमें मिलता है, उसके बाद यहाँ से शुद्ध होके ये फिर वापस मिल जाता है। इस तरह हमने देखा, किसी को दिखा भी रहा था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन था यही दोस्तों। ठीक, अगर हम बात करें मनुष्य, लिखा है संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करना। हृदय 4 कोष्ठक का होता है दोस्तों, अगर आप जानते होंगे तो 4 कोष्ठक का होता है। ठीक, अगर हम बात करें जो दायां और बायां अलिंद तथा दायां और बायां निलय होते हैं, मतलब दायां अलिंद, बायां अलिंद और दायां निलय, बायां निलय। अगर हम बात करें मनुष्य में हृदय समांतर 72 बार प्रति मिनट स्पंदन करता है, लेकिन जब हम व्यायाम या और कुछ करते हैं, जैसे मैंने अपनी हार्ट बीट कल देखी थी, मतलब वो करते समय, जिम करते समय, तो उसमें मैंने देखा था 75 के आसपास पहुंच गई थी। ठीक, तो ये चीज होता है दोस्तों कि मतलब स्पीड बढ़ जाती है तो थोड़ा। ठीक, अगला हृदय की धड़कन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा मापते हैं। उसके बाद हृदय दो धड़कनों के बीच आराम करता है, यानी सोच लीजिए कितना कम समय में आराम कर लेता है। रुधिर, अगर नलिकाओं की बात करें, धमनियां दोस्तों, तो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। फुसफुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में रुधिर, मतलब शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शिराओं की अगर हम बात करें, तो विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है दोस्तों। ये रुधिर को एकत्रित करने का भी कार्य करती है। फुसफुस शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है दोस्तों, और रुधिर वाहिनियों की बात करें, धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। अब देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे पीएच मान कितना होता है? 7-4। भाई कोई बंदा अगर रोता है ना खून के आंसू, तो वो सच्चा होता है क्या? सच्चा। तो देखिए सच्चा, 7 4 से 4, मैंने ऐसे याद किया था 2020-21 के आसपास, तो वैसे रटा है दोस्तों। परिसंचरण तंत्र की बात करें, अगर खुला परिसंचरण, तो रुधिर का दाब तथा कम गति से बहता है। तिलचट्टा, कीट, मकड़ी आदि दोस्तों, ये मतलब कम दाब से बहता है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे हम लोगों में, सभी कशेरुकी में पाया जाता है। जैसे लिखा है, रुधिर क्या है? तरल है, संवहनीय है, संयोजी ऊतक है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। तो ये सब हो जाएंगे ब्लड के बारे में। अब देख लीजिए मानव रुधिर, प्लाज्मा 55% होता है, जल 91%। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जल ही दोस्तों 91, कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है प्लाज्मा में। रुधिर की अगर हम बात करें, रुधिराणु तो जो है कितने, प्लेटलेट्स जिसे कहते हैं, 45% है दोस्तों। प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। श्वेत रक्त करता है, डब्ल्यूबीसी, रोगों से प्रतिरक्षा करते हैं। लाल रुधिर आरबीसी क्या करता है? एंटीजन बनाता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी।
एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं दोस्तों। अभी हम देखेंगे ये सारी चीज़ें। देखिए इसका रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर, कई बार एग्जाम में आया है। यहाँ देखिए, देखिए ये क्या है दोस्तों, बात को समझिए, ए बी ओ, ठीक। एंटीजन ए और व एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है ए में, तो एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए होगा उपस्थित। एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं दोस्तों, इसमें सर्वग्राही होता है, इसलिए हम इसे ले सकते हैं। एंटीजन इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी दोनों होती है दोस्तों। एंटीजन अनुपस्थित होता है, एंटीजन नहीं होता है, और एंटीबॉडी होती है, इसलिए हम सर्वधाता इसे कहते हैं, ठीक। ओ माइनस होता है सर्वधाता। अब हम आगे बात करें, देखिए यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पीयूष ग्रंथि, इसे क्या कहते हैं? ये क्या करते हैं, कौन कौन से हार्मोन निकालती है ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है, यानी 600 ग्राम के आसपास होता है। ये हार्मोन निकलता है वृद्धि हार्मोन, जिसे हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। एक निकालता है थायरोट्रोपिक हार्मोन, एक निकालता है वैसोप्रोसिन, एक है ऑक्सीटोसिन, एक है माइलोसाइट प्रेरक हार्मोन। अवटु ग्रंथि क्या करता है? थायरोक्सिन निकालता है। पराअवटु ग्रंथि पैराथायरॉइड जो है हार्मोन, और कैल्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। अधिवृक्क या सुप्रानल ग्लैंड जो क्या करता है? ग्लूकार्टियोक्वाइड्स और जो है मिनरालोकार्टिक्वाइस और लिंग हार्मोन। तो ये इतने जो है ये हैं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, कुछ याद करने हैं आपको। अगला थाइमस क्या है? ये निकालता है कौन कौन सा हार्मोन? तो थाइमोसिन है, थाइमिन 1 है, थाइमिन 2 है। अग्न्याशय है, अल्फा कोश का ग्लूकागोन, बीटा कोश का इंसुलिन निकालता, पूछा गया है अग्न्याशय के किस कोशिका से इंसुलिन जो स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से। और उसके बाद है सोमैटोट्रेन, तो डेल्टा कोश का। यफ कोश का अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड है। अंडाशय की हम बात करें तो महिलाओं में एस्ट्रोजन है, महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, गर्भ का निर्धारण यही करता है दोस्तों। अब हम यहाँ पे और देख लेते हैं उस पर ऊपर चल के, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन ये महिलाओं में निकलता है। वृषण टेस्टिस से क्या निकलता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, ये जो है पुरुषों में निकलता है। एंड्रीनेलिन मेडुला जो है एंड्रीनेलिन होता है लड़ो और ओडो हार्मोन, ठीक। अगर चिकित्सा से संबंधित आविष्कार देख लेते हैं, ये आविष्कार हैं, ये आविष्कार करता है दोस्तों। देखिए विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। विटामिन ए बी मैकुलन हो जाएंगे, विटामिन डी हॉपकिंस हो जाएंगे दोस्तों। कौन हो जाएंगे? विटामिन अगर डी की बात करें तो हॉपकिंस हो जाएंगे। इंसुलिन जो है बैटिंग और बेस्ट हो जाएंगे। पेंसिलिन के ए फ्लेमिंग हो जाएंगे। डीडीटी की पाल्मोलर, पोलियो टीका जॉनसॉल, विषाणु इवानोवास्की, लैंडस्टीनर, याद करना इसे। बीसीजी टीका यूरिन कॉलमेट हो जाएंगे। डीएनए के वाटसन एंड क्रिक हो जाएंगे। हाइजा के रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। रेबीज के लुई पास्चर, जेनेटिक कोड के हरगोविंद खुराना, और चेचक के एडवर्ड जेनर। इसमें हम ये नहीं कह सकते कोई भी कि याद नहीं करना है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और सारे पूछे गए हैं, तो सारे याद भी करना है आपको। अब हम मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य की ओर हम बढ़ते हैं, कुछ देख लेते हैं दोस्तों। मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, महिलाओं का थोड़ा सा कम होता है, 1350 ग्राम होता है। अगला है कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है, जिसे हम कहीं भी जाते हैं पेशाब करना मना है लिखा रहता है पब्लिक टॉयलेट में, तो देखेंगे दोस्तों बहुत ज्यादा तीख गंध आती है, तो हम कहते हैं छी छी छी, यानी छी छी यानी 6, ठीक। तो मूत्र का 6 होगा। रक्त का बता ही दिया सच्चा। शरीर में कुल पेशियां कितनी है? 639 हो जाएंगे। शरीर का तापक्रम कितना है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट में है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होते हैं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। देखिए ऐसे पूछे तो यकृत लगाना है, अंतःस्रावी पूछ ले तो थायराइड लगाना है। रक्त आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 4 से 5 मिलियन होती है दोस्तों। महिलाओं में होती है 4.5 से 5। लाल रक्त 20 कणों में क्या होता है? 120 दिन का इसका समय होता है। श्वेत में 2 से 5 दिन होता है दोस्तों, ये लेकिन नहीं 1 हफ्ते तक होता है डब्ल्यूबीसी का। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें पुरुषों में दोस्तों, तो देखिए 10 से 14 ग्राम होता है। मतलब अगर हम कितना है ये, इसे क्या कहते हैं यार, देखिए 14 से 15 ग्राम होता है। अगर हम 100 ml नहीं दोस्तों, इसे मतलब इसका अच्छा नाम है, मेरे माइंड से देखो निकल गया, तो चलो हम बाद में देख लेंगे, ठीक। ये ऐसे याद कर लीजिए 12-14, आप लोग देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा प्लीज दोस्तों, ऐसा नहीं मतलब कर लीजिएगा आप लोग, मुझे मतलब मेरे माइंड में नहीं है दोस्तों। अगला है कि सबसे बड़ी पेशी कौन होता है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है। और सबसे छोटी पेशी कौन होता है? तो स्टेपेडियस होता है, ठीक। ये सर्च कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी दोस्तों यार, जो भी आपको समझना समझ लीजिएगा, मुझे याद नहीं प्लीज, ठीक। आप लोग देख लीजिएगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट से कम ही लगता है। देखिए कीट द्वारा संचारित रोग देख लेते हैं, जैसे निद्रा रोग, ये कौन होता है? ग्लासिना पाल्पेलिस होता है। हैजा घरेलू मक्खी के कारण। टाइफाइड पेडिकुलस। सुधा रोग टेबनस मक्खी। कालाजार भालू मक्खी। चागास रोग खटमल दोस्तों। अगर हम आगे बात करें जंतु कोशिका के शाखा के जनक दोस्तों,
रुधिर वर्ण कार्ल स्टीनर हो जाएंगे। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। आनुवंशिकी जे मेंडल। बताइए कितना इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान अरस्तु हो जाएंगे। चिकित्सा विज्ञान हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। और सूक्ष्म वैज्ञानिक लुई पास्चर हो जाएंगे। आनुवंशिकी आधुनिक आनुवंशिकी एच जे मूलर हो जाएंगे। वर्गीकी दोस्तों हो जाएंगे कोरोलस नीनियस हो जाएंगे। अगर प्रतिरक्षा विज्ञान की बात करें एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। उत्परिवर्तनवाद की बात करें ह्यूगो डी ब्रेज हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो ये इतने हो जाएंगे, याद रखेंगे। हमको लगता है 50 मिनट लगेंगे। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ ये विभिन्न संस्थान देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र कहाँ? हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है दोस्तों। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मस्तिष्क संशोधन संस्थान कहाँ है, तो ये मानसेर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। जैव संस्थान और स्थायी विकास जो है इम्फाल मणिपुर में है। विविध की बात करें दोस्तों ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी ये मस्तिष्क के अंदर से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युत गतिविधियों की अवलेखना करता है। ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियो कार्डियो मतलब हृदय की विद्युत गतिविधियों की अवलेखन करता है। ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी जो तो मांसपेशियों से संबंधित है। मांसपेशियों पर नियंत्रण एवं उनकी नसों की जांच करता है। ईओजी इलेक्ट्रो ओक्यूगोग्राफी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में सर्प कौन आते हैं देख लीजिए। सर्प आता, मगरमच्छ आता, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली आदि आते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है तथा हाइड्रा में श्वसन विसरण के द्वारा होता है दोस्तों। अगर हम बात करें सांड के बीज को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तरल नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। अगला दिया है लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में और ईस्ट एल्कोहल उत्पादन में। ईस्ट का प्रयोग दोस्तों एल्कोहल में करते हैं, ब्रेड बनाने में भी करते हैं हम, उत्पादन में तथा एस्परजिलियस साइट्रस अम्ल बनाने में करते हैं। अभी हमने बताया ना सिरका बनाने में करते हैं। अगला है साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों या नींबू, संतरा, ब्यूटेरिक अम्ल में, मक्खन में पाया जाता है। देखिए ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, मक्खन ब्यूटी ब्यूटी लगता है। ब्यूटेरिक अम्ल साइट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। ये पेट में भी आया था पहली बार जब हुआ था। वृक्ष की आयु जिसमें इसमें मौजूद वार्षिकीय वलयों की संख्या गिनकर की जाती है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है दोस्तों। मेमोग्राम वक्ष से संबंधित यानी हृदय सॉरी इस मतलब ये जो छाती है ना वक्ष। मेमोग्राम इससे संबंधित है, ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। अगर कार्डियोग्राफ की बात करें तो हृदय की गति को अभिनियंत्रित करने वाला उपकरण होता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई होता है। शरीर संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पता लगाना। अब हम देखिए यहीं पे था दोस्तों, ये इतना ही था, हमें लग रहा है एक और पेज था। तो देखिए दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें थी, विविध आपको तो भूलना ही नहीं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम में आ सकती हैं। बाकी दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने इसमें कवर कर ली। इसमें इस बुक का मैं कंप्यूटर भी करा दूँगा दोस्तों आपको। तो यानी इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ूँगा, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूँगा, ताकि ये पूरी तरह से हमारी बुक कंप्लीट हो जाए। तो हम इसके सारे पीवाईक्यू करेंगे, जितने भी चाहे वो एनटीपीसी में पूछे गए हों, यूपी तक मतलब पीसीएस से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं, पीसीएस है, आरआरबी, एनटीपीसी है, एसएससी जीडी है, एसएससी है या और भी जितने हैं सारे लगभग हम दोस्तों देखेंगे 40-50 हज़ार क्वेश्चन देखेंगे। वो भी हम शुरुआत करेंगे एक मतलब बेहतरीन तरीके जैसे चट्टान है, चट्टान से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे आपको दिखाएंगे। इतने चट्टान से बने, पर्वत से बने, पहाड़ से बने, मतलब एक एक अलग अलग टॉपिक दोस्तों, समझ में कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, टेंशन न लीजिए। लगभग 500-700 पेज की बुक है और हम लेकिन उसे करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हम पीवाईक्यू सॉरी उसके सॉल्व कर चुके होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा दोस्तों। आप कमेंट करके ये बताएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है वो करा दूं, मैं जो है जीएस करा दूं, अंकित भाटी सर की जो बुक है। अगर आप लोग कहेंगे तो आज तो सोच रहा हूँ करा दूं, बाकी आप लोग बताएंगे जैसा आपको होगा तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। ठीक दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।